आज के इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। विषय बहुत ही गंभीर है और ऐतिहासिक भी। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल म्यूजिक आइकन, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के जीवन के उन आखिरी अफरा तफरी से भरे कुछ घंटों की। हम समझेंगे उस भयानक मेडिकल लापरवाही को जिसने रातों रात इस लेजेंड की जान ले ली। एक ऐसा कड़वा सच जो आज भी लोगों को अंदर तक झकझोर देता है। शुरुआत करते हैं 25 जून 2009 की उस सुबह से। जरा उस पैनिक की कल्पना कीजिए। एक घबराया हुआ सिक्योरिटी गार्ड एल्बर्टो अल्वारेज 911 डिस्पैचर से फोन पर बात कर रहा है। वो बेड पर है सर, चलिए उन्हें फर्श पर लिटाते हैं। ये ठीक वो पल था जब दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और कमरे में मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या क्या जाए। इस पूरी ट्रेजेडी को गहराई से समझने के लिए हमारा पहला कदम होगा वो आखिरी 24 घंटे, उस जानलेवा 911 कॉल से ठीक पहले का समय। आइए इस टाइमलाइन को ट्रेस करते हैं। इस स्लाइड पर जो टाइमलाइन है उसमें जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वो है माइकल की वो तड़पा देने वाली अनिद्रा यानी इंसोम्निया। 24 जून की रात 12:30 बजे वो अपनी रिहर्सल से लौटते हैं और सोने की जद्दोजहद शुरू होती है। 1:30 बजे से उन्हें एक के बाद एक कई सेडेटिव्स दिए गए, लेकिन सब बेअसर। सोचे घंटे बीतते जा रहे हैं और फिर सुबह 10:40 पर एक बेहद पावरफुल दवा का डोज दिया जाता है। दोपहर 12 बजे तक डॉक्टर के हाथ पैर फूलने लगते हैं और 2:30 बजते बजते उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब यहां जो बात समझने वाली है वो ये कि यह कोई आम नींद की गोली नहीं थी, यह प्रोपोफॉल था। अस्पताल में सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाला एक बेहद स्ट्रॉन्ग इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। माइकल इसे मिल्क या दूध कहते थे क्योंकि इसका रंग बिल्कुल सफेद होता था। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक रात की नींद के लिए एक सर्जिकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करना, वो भी बिना चेतना के। यह सच में एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा कदम था। लेकिन बात यहां आकर अटकती है कि ऐसा हुआ क्यों? दुनिया का सबसे चहेता सितारा एक बंद कमरे में नींद की दवाइयों के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहा था? इसे समझने के लिए हमें उनके उभार यानी पॉप के राजा के उदय पर नजर डालनी होगी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक अंदाजा है कि उनके महज एक कॉन्सर्ट में कितने फैंस खुशी और दीवानगी से बेहोश हो जाते थे। लोग चलते शो में क्रेन तक पर चढ़ जाते थे बस उन्हें एक बार छूने के लिए। ये नंबर हमें उस अकल्पनीय ग्लोबल प्रेशर और पागलपन का एहसास कराता है जिसे वो हर रोज झेलते थे। और इसी के साथ हम आते हैं इस कहानी के तीसरे पहलू पर, दर्द, हादसे और लत। उस बेमिसाल एंटरटेनर के चमचमाते मुखौटे के पीछे एक बेहद खौफनाक शारीरिक और मानसिक आघात की सच्चाई छिपी थी। एक ऐसा दर्द जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही पलट कर रख दी। इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ 1979 का ऑफ द वॉल एल्बम और उनकी वो आइकॉनिक मूनवॉक वाली कामयाबी, लेकिन दूसरी तरफ 1984 में एक पेप्सी कमर्शियल के दौरान बालों में आग लगने से 3rd डिग्री बर्न, और फिर 1999 के म्यूनिक कॉन्सर्ट में एक 50 फुट ऊंचे पुल का सीधा जमीन पर क्रैश होना। ये सिर्फ हादसे नहीं थे, इन्होंने उनके अंदर परफॉर्मेंस को लेकर एक ऐसा खौफ भर दिया जिससे बचने के लिए पेन किलर्स और नींद की गोलियों का वो भयानक सिलसिला शुरू हुआ। लगातार तनाव और इन शारीरिक चोटों ने एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया था जहां कई कई दिनों तक बिना सोए रहना उनकी नियति बन गई थी। नेचुरल नींद तो जैसे अब उनके लिए संभव ही नहीं थी। इसी लाचारी ने अत्यधिक और खतरनाक मेडिकल इंटरवेंशन का रास्ता साफ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन विवादों और आरोपों की। देखते हैं कि कैसे इन चीजों ने मिलकर इस स्टार को आम दुनिया से पूरी तरह काट दिया और उनके मानसिक तनाव को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो पाएंगे कि ये एक ऐसा इंसान था जो लगातार पब्लिक और मीडिया की नज़रों में उथल-पुथल से घिरा रहा। बचपन में पिता के तानों से उपजी शारीरिक असुरक्षा के कारण 1979 में नाक की सर्जरियों की झड़ी लग गई। 2002 में बर्लिन की वो बालकनी वाली घटना याद है? अपने छोटे बेटे ब्लैंकेट को फैंस को दिखाने के चक्कर में बालकनी से बाहर लटकाना। पूरी दुनिया सन रह गई थी। इसके अलावा सोनी म्यूजिक और टॉमी मोटोला के साथ वो कड़वे झगड़े, और तो और जब रैपर एमिनेम ने एक वीडियो में उनका मजाक उड़ाया तो बदला लेने के लिए माइकल ने उनके म्यूजिक राइट भी खरीद लिए। ये सब एक बेहद तनावपूर्ण और विवादित जिंदगी को दर्शाता है। और जब बाल शोषण जैसे बेहद संगीन आरोपों की बात आती है तो तथ्यों को ऑब्जेक्टिवली देखना बहुत जरूरी है।
1993 के चैंडलर आरोपों का एंड बिना कोई जुर्म साबित हुए $25 मिलियन के सेटलमेंट पर हुआ। वहीं 2003 के अरवेज़ो आरोपों में, जो एक विवादित डॉक्यूमेंट्री से भड़के थे, अदालत में सभी दावे झूठे साबित हुए और उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया गया। लेकिन इन लंबी और जलील करने वाली इन्वेस्टिगेशंस ने उनके दिलो दिमाग पर विश्वासघात का एक ऐसा गहरा घाव छोड़ा जो कभी नहीं भर पाया। इन सारी बातों को जहन में रखते हुए चलिए अब वापस चलते हैं 2009 की उस मनहूस सुबह पर। बात करते हैं डॉक्टर की उन भयानक गलतियों की। बेडरूम की फॉरेंसिक जांच मेडिकल लापरवाही के एक ऐसे भयानक सिलसिले को खोलती है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये देखना सच में विचलित करता है कि प्रोपोफॉल जैसी हाई रिस्क एनेस्थेटिक दवा देने के लिए जो बेसिक जीवन रक्षक मशीनें चाहिए होती हैं, उनमें से एक भी उस कमरे में मौजूद नहीं थी। ना तो रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन मशीन थी, न पल्स ऑक्सीमीटर, न ब्लड प्रेशर मॉनिटर और ना ही ईसीजी या कैप्नोग्राफी का कोई नामो निशान था। बिल्कुल जीरो मॉनिटरिंग। इस स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन को देखिए। डॉक्टर कॉनराड मरे की गलतियों ने सच में तबाही मचा दी। उन्होंने प्रोपोफॉल दिया और मरीज को बिना किसी मॉनिटरिंग के छोड़कर आराम से बाथरूम चले गए। जब वापस आकर देखा कि मरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो 911 कॉल करने में भयंकर देरी कर दी। और सीपीआर, उन्होंने एक सख्त फर्श के बजाय मुलायम बिस्तर पर ही चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। हद तो तब हो गई जब पैरामेडिक्स के आने से पहले उन्होंने मेडिकल बैग्स और सबूत छिपाने की कोशिश की। इन्हीं अक्षम्य गलतियों का नतीजा था कि उन्हें मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए 4 साल की सजा हुई। अब जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं, एक बड़ा सवाल दिमाग में गूंजता है। क्या डॉक्टर कॉनराड मरे का ये फेल हुआ रेस्क्यू महज एक अकल्पनीय नासमझी का नतीजा था, या फिर वो गायब सबूत और अजीबोगरीब हरकतों के पीछे कोई गहरी सोची समझी साजिश थी? कमरे की उस 4 दीवारी के पीछे असल में जो कुछ भी हुआ, वो शायद हमेशा के लिए उस रहस्यमयी रात के अंधेरे में ही दफन रहेगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए शुक्रिया।